बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहला इंतखाबी इत्तेहाद वजूद में आ गया है। ये इंतखाबी इत्तेहाद नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान वजूद में आया है और बाकायदा वजूद में आ गया है। यानी इससे पहले तो बातें चल रही थी कि किस किस का इंतखाबी इत्तेहाद होगा। अभी तक किसी भी सियासी जमात का किसी दूसरी सियासी जमात के साथ अमली तौर पर इत्तेहाद नहीं हुआ था, लेकिन ये पहला इंतखाबी इत्तेहाद है जो अमल में आ गया है। नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यह फैसला किया है कि वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ऑब्वियसली ये फैसला जो है वो सिंध की हद तक हो रहा है, अब पंजाब की में नहीं हो रहा। यानी सिंध में नून लीग एमक्यूएम के साथ मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाने जा रही है। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो यह है कि एमक्यूएम को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, नून लीग ये इत्तेहाद क्यों बना रही है, फिर यह कि इस इत्तेहाद का इम्पैक्ट क्या होगा, पीपल्स पार्टी पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और सूबे की सियासत पर क्या इम्पैक्ट आएगा, पीपल्स पार्टी ने इसको रिस्पॉन्ड किस तरह से किया है। तो सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं जो पहला इंतखाबी इत्तेहाद वजूद में आया है। देखिए, एक बात तो तय है कि इससे साबित यह होता है कि एमक्यूएम जो है वो शदीद मुश्किल का शिकार है, और ख़ास तौर पर कराची में जहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है, हैदराबाद में जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है, उनको अगर नून लीग की ज़रूरत पड़ गई है तो फिर समझ लें कि एमक्यूएम जो है वो शदीद मुश्किल का शिकार है। वरना उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, कराची उनकी ताकत हुआ करता था। कराची में वो बिला शिरकत गैरे एक ऐसी हकीकत हुआ करते थे कि मतलब वो ऐसे रिकॉर्ड वोट लिया करते थे कि डर लगता था कि बाज़ दफ़ा टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स से ही ज़्यादा वोट ना ले लें। इतने वोट उनको मिला करते थे, 1.5 लाख, पौने 2 लाख वोटों से एमएनए की सीटें उनकी निकला करती थी। और आज उनकी हालत यह है कि उनको एक ऐसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करना पड़ रहा है जिनकी पॉकेट्स तो हैं कराची में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर, लेकिन उन पॉकेट्स से का मतलब ये नहीं है कि वो सीट निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, एमक्यूएम के हालात अपने ये हैं कि वो एक भी कराची से एक भी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है। तो ऐसी सूरत में नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद होना, अच्छा ये अभी इब्तदा है। नून लीग एंटिसिपेट कर रही है कि वो सिंध की पीपल्स पार्टी के मुखालिफ तमाम सियासी जमातों को अपने इत्तेहाद में शामिल कर लेंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तमाम सियासी जमातें मिलकर, अभी आपने देखा नहीं है कराची के इलेक्शंस में क्या हुआ था, जो बाई इलेक्शंस हुए थे 2 सीटों पर इमरान खान लड़े थे, उसमें एमक्यूएम ने बाकी तमाम सियासी जमातों की मदद से वो इलेक्शन लड़ा था। और मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कोई 10-11 हज़ार वोट आए थे, या शायद इससे भी कम आए थे। मैंने चेक नहीं किया, मैं भी वैसे चेक कर लेता हूँ। लेकिन एमक्यूएम के वहाँ पर जो है वो बहुत कम वोट आए थे। बल्कि कराची के जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो मुझे करेक्शन मेरी कर सकते हैं, मुझे शायद शक पड़ रहा है कि इससे भी कम वोट थे उनके, इतने भी वोट नहीं ले सके थे, जिसमें जो लंदन एमक्यूएम लंदन है उन्होंने बाइकआउट मुहिम भी चलाई थी। दूसरी सीट जो है वो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने अपना जोर लगाकर अपने तरीके से जीती थी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कराची में या पूरे सिंध में एमक्यूएम की हालत ये हो गई है, और नून लीग तो पहले ही पूरे पाकिस्तान में गैर मकबूल सियासी जमात है। 2018 में फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया था कराची में, लेकिन इस वक्त उनकी मकबूलियत का जो आलम है, तो कराची से उनके लिए, क्योंकि ये इत्तेहाद बुनियादी तौर पर सिंध का डिक्लेयर किया गया है, लेकिन है ये असल में इत्तेहाद कराची और हैदराबाद का। लेकिन अब इसमें कई सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम जवाब में, एमक्यूएम को तो चलो नून लीग की सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन जवाब में एमक्यूएम नून लीग को क्या देगी? क्या कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर नून लीग अपने बंदे खड़े करेगी और कहेगी कि ठीक है, हम आपको इन सीटों पे सपोर्ट करते हैं, आप हमें इन सीटों पे सपोर्ट कर दें? ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होता है तो क्या फार्मूला बनेगा? क्या नून लीग 2 सीटों पर, 3 सीटों पर लड़ रही होगी? अगर इस इत्तेहाद में जेयू आ जाती है तो फिर क्या उनको भी सीटें देनी पड़ेंगी? तो क्या ये एक ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो आइंदा हुकूमत साजी में भी किरदार अदा करेगा? जाहिर है पहली कोशिश ये होगी नून लीग की कि एक ऐसी हुकूमत वजूद में आए जिसमें उनको पीपल्स पार्टी का सहारा ना लेना पड़े। यानी उनकी कम से कम 110-15 सीटें आ जाएं, जहां पर वह जेयूआई को साथ मिलाएं, एमक्यूएम को साथ मिलाएं, जीडीयू को साथ मिलाएं, छोटी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बना लें। पीपल्स पार्टी के हाथों उनको ब्लैकमेल ना होना पड़े या पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद में शामिल ना करना पड़े। तो ये आज नून लीग की तरफ से, और देखिए इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल लेवल की एक मीटिंग हुई है जिसमें दोनों तरफ की टॉप लीडर्स शरीक हुए हैं। यानी एक तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, तीनों हैवी वेट्स, और इधर देखें
इधर जनाब नवाज शरीफ खुद थे, नवाज शरीफ के अलावा यहाँ पर शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज थी, यानी तीनों टॉप लीडर्स इस मीटिंग में मौजूद थे। फिर एहसन इकबाल, साद रफीक, अयाज सादिक, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, सारे हैवी वेट्स जो नून लीग के थे वो इस मीटिंग में मौजूद थे। उसका मतलब ये है कि ऑप्टिक्स में वो ये दिखाना चाहते थे कि ये बड़ी ही एक बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद वजूद में आ रहा है। और ये किसको दिखाना चाहते थे? वो ये दिखाना चाहते थे पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी को बताना चाहते थे कि तुम्हारे मुकाबले में हम ठोंक कर आ रहे हैं, तुम्हारे मुकाबले में हम बड़े ताकतवर होकर आ रहे हैं, और तुम्हारे मुकाबले में आके जो है वो हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको कितना सीरियस लिया है? पीपल्स पार्टी ने इस हद तक तो खैर सीरियस लिया है कि इसको रिस्पॉन्ड किया है। सईद गनी साहब ने कहा है कि नून लीग और एमक्यूएम पीर भाई हैं, नून लीग और एमक्यूएम पीर भाई हैं। फिर वो कहते हैं कि नून लीग पंजाब में और एमक्यूएम कराची में अपनी अदम मकबूलियत से परेशान है। ये बात तो खैर उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। नून लीग इस बात पे परेशान है कि उनको पंजाब में उनकी मकबूलियत ख़त्म हो गई है, और एमक्यूएम इस बात पे परेशान है कि कराची में उनकी मकबूलियत ख़त्म हो गई है। अगरचे कराची में पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई बहुत बड़ी मकबूलियत पैदा नहीं हो गई, और जो इलेक्शन में भी हाल ही में हुआ था जिसके नतीजे में मेयर जमात इस्लामी का बनते बनते रह गया और पीपल्स पार्टी का बन गया, मुर्तज़ा वहाब साहब बन गए, वो इलेक्शंस अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो कतन वो कराची की पीपल्स पार्टी कराची के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। लेकिन बहरहाल समहाउ उन्होंने मैनेज किया इलेक्शंस को, रिजल्ट्स को, और वो कराची के मेयर तो हैं। लेकिन बहरहाल ये बात तो ठीक है उनकी कि कराची में एमक्यूएम जो जितनी मकबूल हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी तो खैर पहले ही मकबूल नहीं थी ना, लेकिन एमक्यूएम जो मकबूल हुआ करती थी उनकी मकबूलियत वहाँ पर ख़त्म हो गई है, वो अपनी अदम मकबूलियत से परेशान है। और इसी तरह से नून लीग पंजाब में अपनी हालत से परेशान है कि वहाँ पर हालात ये हैं कि उनको जो रिजल्ट्स हैं वो उनके जो सर्वेज हैं वो उनको बता रहे हैं कि उनकी हालत उनकी बहुत पतली है। यहाँ तक कि मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि हमारे एक एंकर दोस्त हैं, उन्होंने जाकर लाहौर के एक हल्के से सर्वे किया। अच्छा, जब वो सर्वे करके आए तो उनका रिज़ल्ट निकला तकरीबन 15% तकरीबन नून लीग का, और 85% जो है वो तहरीक इंसाफ का। जब ये रिज़ल्ट निकला तो उन्होंने आकर सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और बहुत ही मसला हो जाएगा इस तरह अगर हमें 85 और 15 दिखा दिया। तो फिर उस रिज़ल्ट को मैनिपुलेट किया गया, और मैं आपको अपने कंफर्म सोर्सेज से बता रहा हूँ, मेरे टीम के लोगों ने मुझे बताया, उस एंकर की टीम के लोगों ने बताया है, वो एंकर लाहौर से प्रोग्राम करते हैं, उनकी टीम ने मुझे बताया कि फिर उसको फैसला किया गया कि इसको 40-60 दिखा दें, यानी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 60% और नून लीग की मकबूलियत 40% के करीब दिखा दें। तो इस तरह करके उसके लगभग ही कुछ फिगर्स उन्होंने फिर अपने प्रोग्राम में दिखाई हैं। तो ये हालत है कि 50 यानी कहाँ 85% और कहाँ 15%, और उस 15% को फिर कि ये बहुत ही जो है वो एग्जैजरेटेड लगेगा, तो इससे बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने एंकर साहब की नून लीग के साथ कुर्बत भी है, मोहब्बत भी है, तो उन्होंने इस तरह से करके उसको मैनेज किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इन हालात में जहां नून लीग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है उनका वहां से परेशान है, एमक्यू वहां से परेशान है, तो दोनों ही इस वक्त एक ऐसी कमज़ोर पोजीशन में है कि इत्तेहाद बना के कोई बहुत ज़्यादा जो है वो उसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सईद गनी साहब ने यह भी कहा है कि साबित हो गया कि एमक्यूएम एक मुर्दा घोड़ा है। अब एक मुर्दा घोड़ा है, जाहिर है मुर्दा घोड़ा ही होता है ना जो अपने अंदर जान डालने की कोशिश करता है। अदरवाइज उनको क्या ज़रूरत थी, जब अगर उनकी मकबूलियत होती तो किसी को, जैसे नून लीग पंजाब में ये समझती है कि उनको किसी के साथ इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ समझती है उनको किसी से इत्तेहाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इत्तेहाद आप तब करते हैं जब आपकी पोजीशन कमज़ोर होती है। जैसे तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने कराची में इत्तेहाद किया, माजी में भी किया, और अब जब रिजल्ट्स आया तो उन्होंने फिर मेयर बनाने की मिलकर कोशिश की। तो जब आप कि नंबर्स पूरे नहीं हो रहे होते या थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं किसी जगह पर, तो वहीं पर आप इत्तेहाद करते हैं। तो यहाँ पर एमक्यूएम को इत्तेहाद क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं मेरे हिसाब से तो। और नून लीग की भी पंजाब में ये हालत है, तो ऐसे में इनका इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है। अब इसमें JUI को डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे बाकी GDA को डालेंगे, लेकिन सवाल फिर वही है कि जवाब में एमक्यूएम को क्या मिलेगा? एमक्यूएम को इसके नतीजे में कुछ पंजाब से मिल जाएगा या
यहाँ फार्मूला पंजाब तक तो नहीं ला रहे, सिंध में क्या करेंगे, तो उसके लिए बहरहाल एक 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है। वो हतमी तजावीज़ देगी 10 रोज़ में कि क्या करना चाहिए, कैसे एडजस्टमेंट करनी चाहिए, क्या फार्मूला बनाना चाहिए। तो इस तरह से चल कर आगे हमारे सामने इसकी कुछ शक्ल निकलेगी। बहरहाल ये तय हो गया कि पहला जो इंतखाबी इत्तेहाद है वो अलबत्ता बन गया है। अच्छा, अब एक देखिए आसिफ जरदारी साहब जो हैं, आज उन्होंने भी कुछ बातें की हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि इस सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं है। ठीक कह रहे हैं, मार्शल लॉ इस वक्त लगाना कोई आसान बात नहीं है, और पिछले 1.5-2 साल में तो काफ़ी ऐसे मौके आए जहाँ पर मार्शल लॉ लग सकता था, लेकिन नहीं लगा। तो हालात सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मार्शल लॉ को। अगरचे मैं अनडेमोक्रेटिक से बात करूं तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि अगर मार्शल लॉ लगा होता तो हालात इससे कुछ शायद बेहतर होते जो इस वक्त 16 महीने की हुकूमत के बाद हुआ। मैं इसका मतलब ये नहीं है मैं ये मार्शल लॉ को सपोर्ट कर रहा हूं या मैं कह रहा हूं मार्शल लॉ लगना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उससे भी बुरे हालात रहे हैं। अगरचे ये दलील अपनी जगह पे है कि जी कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरियत हो, लेकिन जमहूरियत को ही बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ये कहाँ ये कोई जमहूरियत है जो पाकिस्तान में चल रही है? जमहूरियत तो ये है नहीं। तो अगर गैर एलानिया मार्शल लॉ है तो फिर एलानिया होने में क्या हर्ज है? तो बहरहाल ये अलग एक बहस है। फिर कहा उन्होंने कि मैंने एक सोच के तहत पार्लियामेंट को इख्तियारात वापस किए, और लेकिन इससे कुछ लोग खुश नहीं थे कि पार्लियामेंट को इख्तियारात क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि उनके इख्तियारात भी कम हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान को इसलिए हटाया, ये बड़ी मज़े की बात उन्होंने की है, इमरान खान को इसलिए हटाया कि उनसे हुकूमत नहीं चल पा रही थी। अब चलें, उनको हटा दिया इमरान खान को कि हुकूमत नहीं चल पा रही थी, लेकिन उसके नतीजे में जो 16 जमातों की हुकूमत बनी उनसे क्या हुकूमत चल पाई? उन्होंने क्या बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो जरदारी साहब अब अपने 16 महीने का हिसाब दें, यानी वो ये ना कहें कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल पा रही थी। ठीक है, इमरान खान की बहुत कमज़ोरियाँ थीं, बहुत खामियाँ थीं, लोग नाखुश भी होंगे, लेकिन आपने क्या परफॉर्म किया? अब आपने इमरान खान का हिसाब नहीं मांगना, अब आपने अपना हिसाब देना है, क्योंकि आपने भी हुकूमत कर ली है 16 महीने की। अब आपने अपना हिसाब देना है। और फिर वो कहते हैं कि जी सिंध जैसी तरक्की जो है वो हम पूरे पाकिस्तान में करेंगे। तो सुबहान अल्लाह है, अब क्या कह सकते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान से हुकूमत नहीं चल पा रही थी, तो आपसे सिंध की हुकूमत चल पा रही है। सिंध में माशाल्लाह जो खंडरात बना हुआ है पूरा सिंध, वो जो 1000 साल पुराने सिंध, ऐसा लगता है कि आज मोहम्मद बिन कासिम आ जाए उठ के दोबारा तो कहेगा भाई मेरे ज़माने में बेहतर था, ये क्या कर दिया सिंध को। तो हालात तो इस वक्त जो है वो सिंध में भी ये हैं। आखिरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इनफैक्ट मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आज़म से, नारुल काकड़ साहब से, और इसमें इंतखाबात की तैयारियों पर बात हुई है। तो मुसलसल समय ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा हो रहे हैं, क्योंकि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी मना किया है कि कोई इंतखाबात पर सवाल ना करे कि नहीं हो रहे, तो इसलिए मैं कतई नहीं कहूँगा कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मैं सवाल ही नहीं करता। तो मैं तो यकीन करता हूँ, चलिए सब कह रहे हैं हो रहे हैं तो मैं भी कहता हूँ हो रहे हैं। मुझे मतलब मैं तस्लीम ही कर लेता हूँ कि हाँ जी ठीक है हो रहे हैं, मैं अज्यूम ही कर लेता हूँ हो रहे हैं, इंतखाबात तो हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं। और यही मेरा ख्याल है पोस्टिंग वज़ीर आज़म की तरफ से भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी की जा रही है। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनसे उनकी इस मुलाकात का मकसद ही इसके अलावा कुछ नहीं है कि वो बताएं कि इलेक्शन के इंतखाबात के मौके मामला पर बात हो रही है। और फिर वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हम जो है वो हम ज़रूरी जो तमाम उसके लिए वसाइल हैं वो फ़राहम करेंगे। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन आने की दावत दी है कि आइए वहाँ पर भी बैठ के बातचीत करते हैं। तो देखते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ इलेक्शन का माहौल अब आइंदा दिनों में डेवलप होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।